हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी और इस सब्जेक्ट में आज एक नए टॉपिक की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है विधेयकों के प्रकार और विभिन्न तुलना के आधार पर दोस्तों साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, यह सभी विधेयक के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और विभिन्न क्वेश्चन के आधार पर यह पांचों प्रकार के बिल की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और आप चाहे कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके सिलेबस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी है तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलने वाली है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक 1, वित्तीय विधेयक 2 एवं संविधान संशोधन विधेयक, यह पांचों विधेयकों की तुलना करने वाले हैं विभिन्न क्वेश्चन के आधार पर। ओके, चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करें। तो सबसे पहले एक तरफ है विधेयकों के प्रकार, दूसरी तरफ है तुलना का आधार और किस क्वेश्चन के आधार पर हमने तुलना की है। तो सबसे पहले यह क्वेश्चन पढ़ लो कि क्या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। कौन से विधेयक दोस्तों लोकसभा या राज्यसभा में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरी है या नहीं। तो सबसे पहले देखो कि पहला विधेयक है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक लोकसभा में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरी नहीं है। धन विधेयक, तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में सबसे पहले पेश किया जाता है, यानी कि पूर्व अनुमति की जरूरी है। जी हाँ, धन विधेयक लोकसभा में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरी है। तो ठीक इसी तरह ही वित्तीय विधेयक 1 पेश करने के लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरी है। और वित्तीय विधेयक 2 यह दोस्तों संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरी नहीं है। और संविधान संशोधन विधेयक, यह दोस्तों कोई भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती और संविधान संशोधक विधेयक के मामले में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों एक समान पावरफुल है। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरी है नहीं है। संविधान संशोधक विधेयक दोस्तों पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरी नहीं है। एक बार फिर से देख लो कि एक तरफ विधेयकों के प्रकार, दूसरी तरफ है तुलना का आधार। और दोस्तों यह जो वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया तो कौन से विधेयक में दोस्तों क्या भिन्नता है वो आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएगा। ओके, हमारी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है जिसका नाम है दर्शना शाह। दर्शना शाह रेगुलर यह वीडियो देखती है और अच्छी कमेंट भी लिखती है जो नॉलेजेबल है। तो यह कमेंट आप भी लिख सकते हैं, क्योंकि यदि आपको यह वीडियो कैसा लगता है वो मुझे कैसे पता चलेगा। आप एक अच्छी कमेंट या बुरी कमेंट लिख सकते हैं इस वीडियो के बारे में, ठीक है ना, जिसे मुझे इंप्रूव करने में भी मदद मिलेगी। चलिए बात करते हैं विधेयकों के प्रकार के और तुलना का आधार है क्या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरी है। तो साधारण विधेयक दोस्तों संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरी नहीं है। धन विधेयक में बिल्कुल है। वित्तीय विधेयक 1 में भी पूर्व मंजूरी जरूरी है। वित्तीय विधेयक 2 पेश करने में पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है। और संविधान संशोधन विधेयक में भी दोस्तों राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी नहीं है। ओके, और दोस्तों आगे बात करें तो विधेयकों के प्रकार एक तरफ हमेशा आएंगे, दूसरी तरफ तुलना का आधार। और तुलना का जो आधार है वो अब बदल गया है कि कौन से सदन में पेश किया जा सकता है। दोस्तों कौन सा विधेयक कौन से सदन में सबसे पहले पेश किया जाता है। तो देखो साधारण विधेयक है वो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, कोई भी सदन में सबसे पहले पेश किया जाता है। लेकिन याद रखना कि धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है। और धन विधेयक की तरह
वित्तीय विधेयक 1 भी सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है और बाद में राज्यसभा में पेश किया जाता है। लेकिन यह याद रख लो कि वित्तीय विधेयक 2 है वो दोस्तों राज्यसभा या लोकसभा कहीं भी सबसे पहले पेश किया जा सकता है। और संविधान संशोधन विधेयक, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि संविधान संशोधक विधेयक में दोस्तों संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती और विशेष बहुमत या साधारण बहुमत की जरूरत होती है। तो संविधान संशोधन विधेयक संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती और लोकसभा एवं राज्यसभा एक समान पावरफुल है तो कहीं भी पेश किया जा सकता है। एक बार फिर से देख लो कि विधेयकों के प्रकार और कौन से सदन में पेश किया जा सकता है, इसी क्वेश्चन को लेकर हम तुलना कर रहे हैं। तो साधारण विधेयक कहीं भी पेश किया जाता है, संविधान संशोधन विधेयक वो भी कहीं भी पेश किया जाता है और वित्तीय विधेयक 2 भी कहीं भी यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है। लेकिन धन विधेयक यानी कि दोस्तों मनी फाइनेंशियल बिल और यह वित्तीय विधेयक 1 यानी कि मनी बिल, यह फाइनेंशियल बिल और मनी बिल 1 यह दोनों लोकसभा में ही सबसे पहले पेश किया जाता है। ओके, आगे बात करें तो विधेयकों के प्रकार मैंने आपको बोला कि एक तरफ आएंगे, दूसरी तरफ तुलना का आधार आने वाला है। तो यहां अब हम किस क्वेश्चन को लेकर हम तुलना कर रहे हैं, तो कितने बहुमत की अपेक्षा है। दोस्तों कौन सा विधेयक कितने बहुमत से पारित होना चाहिए सदन में तो पारित माना जाता है। तो देखो साधारण विधेयक कोई भी सदन में पेश किया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा में, और वहां पर पारित होने के लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है, यानी कि जो भी मौजूद सदस्य है उनमें से एक ज्यादा, इसे बोलते हैं साधारण बहुमत। तो धन विधेयक में भी साधारण बहुमत की जरूरत होती है, वित्तीय विधेयक 1 में भी साधारण बहुमत की जरूरत होती है और वित्तीय विधेयक 2 में भी साधारण बहुमत की जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक में या तो साधारण बहुमत या विशेष बहुमत या फिर दोस्तों राज्य की विधानसभाओं से भी दोस्तों परामर्श लिया जाता है। तो एक बार फिर से देख लो, आगे बात करेंगे संविधान संशोधन विधेयक में यह कितने बहुमत की अपेक्षा है, उनकी बात आने वाली स्लाइड में करेंगे। लेकिन फिलहाल ये एक बार देख लो कि विधेयक के प्रकार और तुलना का आधार है कितने बहुमत की अपेक्षा है। तो साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक 1 और वित्तीय विधेयक 2 यह सभी मामलों में कितने बहुमत की, साधारण बहुमत की अपेक्षा है। लेकिन याद रख लो कि विधेयक है संविधान संशोधन वाला क्या संविधान संशोधन विधेयक है, तो यह संविधान संशोधन विधेयक में कितने बहुमत की अपेक्षा है, तो कुछ मामलों में विशेष बहुमत की, कुछ मामलों में साधारण विधेयक की, और कुछ विधेयकों में दोनों सदनों का विशेष बहुमत, लेकिन संघात्मक ढांचे से जुड़े विधेयकों में इसके साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का बहुमत भी चाहिए। जैसा कि दोस्तों टैक्स जीएसटी बिल लागू किया गया था, तब दोस्तों विभिन्न राज्यों से विधानमंडलों से बहुमत लिया गया था, बाद में आधे से एक ज्यादा राज्य ने बहुमत सिद्ध कर दिया। तो ऐसे किसी महत्वपूर्ण विधेयक को लेकर कभी कभी राज्यों के विधानमंडलों से भी यह बिल पास कराना जरूरी हो जाता है। एक बार फिर से देख लो संविधान संशोधन विधेयक, जिसमें दोस्तों जितना यह संविधान संशोधन बढ़ा तो विशेष बहुमत की जरूरत होती है, कुछ मामलों में साधारण बहुमत की भी बात आती है, लेकिन कुछ विधेयकों में दोनों सदनों का विशेष बहुमत, लेकिन संघात्मक ढांचे से जुड़े विधेयकों में इसके साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का बहुमत भी चाहिए। आगे बात करें तो विधेयकों के प्रकार में तो दोस्तों 5 प्रकार की हम तुलना कर रहे हैं, लेकिन अब तुलना का जो आधार है वो है राज्यसभा की कितनी शक्तियां है। दोस्तों कुछ विधेयक में लोकसभा पावरफुल है, लेकिन कुछ विधेयक में राज्यसभा पावरफुल नहीं है, एक मामले में पावरफुल है। संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राज्यसभा और लोकसभा एक समान पावरफुल है, लेकिन जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तब लोकसभा के बदले राज्यसभा है वो कमजोर पड़ जाती है। लोकसभा की तुलना में राज्यसभा कमजोर पड़ जाती है जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और वित्तीय विधेयक में
और या तो दोस्तों धन विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, तो धन विधेयक हो या वित्त विधेयक 1 हो, इसमें राज्यसभा से सिर्फ परामर्श लिया जाता है। ओके, देखो विधेयक के प्रकार और राज्यसभा की कितनी शक्तियां है। तो साधारण विधेयक के मामले में देखें तो साधारण विधेयक के मामले में राज्यसभा एवं लोकसभा की शक्ति बिल्कुल बराबर है, लेकिन मैंने आपको बताया कि संयुक्त बैठक में राज्यसभा है वो कमजोर पड़ जाती है। क्या? संयुक्त बैठक में राज्यसभा है वो कमजोर पड़ जाती है। और धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की कितनी शक्तियां हैं? तो नहीं के बराबर शक्तियां हैं। क्या? बिल्कुल नहीं के बराबर शक्तियां हैं। राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है, जिन्हें मानना लोकसभा के लिए जरूरी नहीं, और यह विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। दोस्तों बजट सबसे पहले कहां पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। बजट एक धन विधेयक तो है। तो देखो धन विधेयक के मामले में राज्यसभा की शक्तियां कितनी है? नहीं के बराबर शक्तियां है। राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है, जिन्हें मानना या न मानना लोकसभा के लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता, और यह विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। और आगे बात करें तो वित्तीय विधेयक 1, वित्तीय विधेयक 1 के मामले में राज्यसभा की शक्तियां कितनी है? तो बिल्कुल बराबर है, किंतु संयुक्त बैठक में राज्यसभा कमजोर पड़ जाती है, और यह विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। क्या? यह वित्तीय विधेयक है, शक्ति बराबर है, लेकिन संयुक्त बैठक में राज्यसभा कमजोर पड़ जाती है, और लोकसभा में ही यह वित्तीय विधेयक 1 सबसे पहले पेश किया जा सकता है। तो वित्तीय विधेयक 2 की बात करें तो वित्तीय विधेयक 2 के मामले में लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की शक्ति बराबर है, किंतु संयुक्त बैठक में राज्यसभा है वो कमजोर पड़ जाती है। और दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक की बात करें तो संविधान संशोधक विधेयक में दोस्तों राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के मामले में कितनी है? एकदम बराबर है। क्या? संविधान संशोधन विधेयक के मामले में लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्ति एकदम बराबर है, क्योंकि विधेयक का दोनों सदनों से पृथक पृथक पारित होना आवश्यक है। संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, पृथक पृथक पारित होना आवश्यक है, और इस मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, क्योंकि संविधान संशोधन की बात आती है तो इसमें दोस्तों कुछ भी ऐसा नहीं चलाया जा सकता कि कुछ बात को लेकर समझौता किया जाए, लेकिन दोनों सदनों में पृथक पृथक पारित होना आवश्यक है। और आगे बात करें तो दोस्तों विधेयक के प्रकार में सबसे पहले साधारण विधेयक की बात करते हैं, लेकिन यहां जो तुलना का आधार है वो बदल गया है कि राष्ट्रपति के पास विकल्प कौन सा उपलब्ध है। राष्ट्रपति के पास साधारण विधेयक यदि दोस्तों दोनों सदन में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास यह साधारण विधेयक पहुंचता है अपनी सिग्नेचर करने के लिए, राष्ट्रपति के पास 4 विकल्प होते हैं। तो चारों विकल्प उपलब्ध है। साधारण विधेयक के मामले में राष्ट्रपति के पास 4 विकल्प उपलब्ध है। पहला ऑप्शन विधेयक को स्वीकार कर सकता है, यानी कि अपनी सिग्नेचर करके वह विधेयक है, बिल है, वो एक्ट बन जाता है, लेकिन विधेयक को खारिज भी तो कर सकता है। यह दूसरा विकल्प है राष्ट्रपति के पास। तीसरा ऑप्शन है पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है, यानी कि बिल के मामले में अपनी कोई भी राय पेश न करे और अपने पॉकेट में रख ले, यानी कि पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है कुछ सुझावों सहित पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। क्या? बिल के मामले में कुछ सुझाव राष्ट्रपति दे सकते हैं और पुनर्विचार सहित वो वापस लौटा सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद दोस्तों लौटा दिया गया है, बाद में संसद में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया और सुधार वाली बात भी नहीं स्वीकार की गई और वापस राष्ट्रपति के पास यही विधेयक आता है, तो राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना आवश्यक हो जाता है। क्लियर? एक बार फिर से देख लो। साधारण विधेयक राष्ट्रपति के पास उपलब्ध विकल्प की बात कर रहे हैं तो 4 विकल्प है। एक, स्वीकार कर सकता है,
या तो खारिज कर सकता है, या तो पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है, या कुछ सुझावों सहित पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो धन विधेयक में राष्ट्रपति के पास कौन से विकल्प उपलब्ध है? धन विधेयक में दोस्तों राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक। तो पुनर्विचार नहीं कर सकते हैं क्या? राष्ट्रपति पूर्व मंजूरी से ही तो लोकसभा में पेश किया गया है, तो बाद में क्या राष्ट्रपति अपनी 4 विकल्प वाली जो पद्धति है, मेथड है, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि पुनर्विचार नहीं कर सकते। और वित्तीय विधेयक 1 की बात करें, मनी बिल 1, तो सामान्यतः अनुमति देने के लिए बाध्य होते हैं क्या? राष्ट्रपति वित्तीय विधेयक 1 के मामले में सामान्यतः अनुमति देने के लिए बाध्य होते हैं। दोस्तों आपका ध्यान यहां स्क्रीन पर होना चाहिए, क्योंकि जो बात मैं आपको समझा रहा हूं वो हाल ही में बजट के संदर्भ में बहुत ही उपयोगी है। ओके, चलिए वित्तीय विधेयक 2 की बात करें, तो वित्तीय विधेयक 2 के मामले में राष्ट्रपति के पास दोस्तों 4 विकल्प उपलब्ध है। जैसा साधारण विधेयक में मैंने आपको बताया कि विधेयक को स्वीकार कर सकता है, विधेयक को खारिज कर सकता है। दोस्तों यह वित्तीय विधेयक 2 की बात कर रहा हूं, राष्ट्रपति के पास यह विधेयक के मामले में 4 ऑप्शन उपलब्ध है। एक, विधेयक को स्वीकार कर सकता है, विधेयक को खारिज कर सकता है, पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है, और कुछ सुझावों सहित पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है। लेकिन याद रखो संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति के पास कौन से विकल्प उपलब्ध है? तो याद रखो अनुमति देने की बाध्यता है, यानी कि दोस्तों पूर्व अनुमति की भी जरूरत नहीं है। लोकसभा या राज्यसभा कोई भी सदन में सबसे पहले पेश किया जाता है, दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, तो राष्ट्रपति यह विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य होते हैं। और 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 में लिख दिया गया था कि राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों पर अनुमति देगा। दोस्तों संविधान संशोधन किया गया है और यह संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंच जाता है, तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होंगे। आगे बात करें तो विधेयकों के प्रकार में अब तुलना का जो आधार है वो बदल गया है। संयुक्त बैठक हो सकती है या नहीं? दोस्तों कौन से विधेयक को लेकर संयुक्त बैठक हो सकती है और कौन से विधेयक को लेकर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती? तो यहां 2 में नहीं है। और नहीं कहां पर है? तो एक तो धन विधेयक बोले तो बजट सबसे पहले कहां पेश किया जाता है? लोकसभा में। और संविधान संशोधन विधेयक दोस्तों लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों की शक्ति बिल्कुल बराबर है, तो कहीं भी पेश किया जाता है और संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। तो यहां पर हमें पूछा गया है कि संयुक्त बैठक हो सकती है या नहीं? तो धन विधेयक में यानी कि फाइनेंशियल बिल में और संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। लेकिन चाहे साधारण विधेयक हो, वित्तीय विधेयक 1 हो या वित्तीय विधेयक 2 हो, यह 3 मामले में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तब राज्यसभा कमजोर पड़ जाती है। क्या? राज्यसभा कमजोर पड़ जाती है। आपके दिमाग में बैठ रहा है जो मैं समझा रहा हूं? ओके, एक बार फिर से देख लो कि विधेयकों के प्रकार में साधारण विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जरूरी नहीं कि बुलाई ही जाए। ओके, धन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। वित्तीय विधेयक 1 और वित्तीय विधेयक 2 के मामले में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। ओके, आगे बात करें तो विधेयकों के 5 प्रकार की आज दोस्तों हम A to Z इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन अब तुलना का आधार है संविधान में संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, कौन से विधेयक को लेकर दोस्तों हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है। तो देखो साधारण विधेयक को लेकर हमारे संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, तो संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि साधारण विधेयक की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है,
तो कहीं भी दोस्तों उल्लेख नहीं किया गया है। ओके, लेकिन धन विधेयक हमारे संविधान के अनुच्छेद 110 में वर्णित है और वित्तीय विधेयक 1 अनुच्छेद 117(1) में वर्णित है, तो वित्तीय विधेयक 2 अनुच्छेद 117(3) में वर्णित है। लेकिन दोस्तों यहां से कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान संशोधन विधेयक की बात दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में है। यह चारों आर्टिकल्स आपको याद रखने होंगे। चलिए मेरे साथ साथ बोलिए, साधारण विधेयक का जिक्र संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। धन विधेयक का जिक्र 110, वित्तीय विधेयक 1 117(1), वित्तीय विधेयक 2 117(3 और संविधान संशोधन विधेयक संविधान का अनुच्छेद 368। क्लियर? चलिए अब कुछ क्वेश्चन में आपके सामने लेकर आया हूं, यह क्वेश्चन का आंसर बताइए। आज तो दोस्तों पढ़ाने में बहुत ही बढ़िया मजा आया है और आपको भी मजा आया है, तो लाइक करें और इस वीडियो को आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। धन विधेयक से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? धन विधेयक दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 110 में वर्णित है। सही आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में संशोधन होता है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार? भारतीय संविधान में संशोधन होता है धारा 368 के अनुसार। सही आंसर है ऑप्शन बी। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जाता है? दोस्तों यह सोचने वाली बात है, मैंने आपको बता दिया है कि संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जाता है। अरे मेरे भाई साहब, संविधान संशोधन के मामले में राज्यसभा और लोकसभा बिल्कुल सेम टू सेम पावरफुल है, तो कहीं भी पेश किया जा सकता है, तो संसद के किसी एक सदन में पेश किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। दोस्तों वही क्वेश्चन आया लेकिन शब्द कुछ बदल गए हैं कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है, संसद के किसी भी एक सदन में पहल की जा सकती है। भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। क्या? भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। तो याद रखो, अकेले संसद के द्वारा, राज्यों की सहमति से संसद के द्वारा नहीं आएगा आंसर, अकेले राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा भी नहीं आएगा, अकेले राष्ट्रपति के द्वारा भी नहीं आएगा। सही आंसर है अकेले संसद के द्वारा। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? दोस्तों राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? नहीं प्रारंभ कर सकता, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक या तो राज्यसभा में पेश होना चाहिए या तो लोकसभा में, लेकिन विधानसभाओं में नहीं। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, नहीं। अगला क्वेश्चन, संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। क्या? लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से, या जनमत संग्रह से। दोस्तों संविधान में संशोधन जनमत संग्रह से संशोधन नहीं किया जा सकता। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? दोस्तों संविधान संशोधन से जुड़े हुए 2 पार्ट हमारी YouTube चैनल पर अवेलेबल है, आपकी जरूरत के लिहाज से देख सकते हैं। जो भी महत्वपूर्ण संशोधन हमारे संविधान में किए गए हैं, इनको लेकर 2 पार्ट 2 वीडियो हमने अवेलेबल करवाए हैं। जो फ्रेंड्स रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको तो पता ही है। ओके, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन दोस्तों 1951 में किया गया। सही आंसर है 1951। वीडियो खत्म हो गया, पता भी न चला। ओके, वीडियो में मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर करें। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।